नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं आप सब लोग सही होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक मैथ्स का बहुत अच्छा चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर सेट। अब देखिए, इस सेट को पढ़ेंगे अच्छी तरह से। ये फर्स्ट चैप्टर है मैथ्स का। आज से ही मीनिंग 11th क्लास स्टार्ट है आपकी। देखिए, अब इस सेट के बारे में जानना है आपको, सेट है क्या चीज। सबसे पहले एक स्टेप्स में समझिए, एक सिंपल सी डेफिनेशन। A set is a well-defined collection of object, यानी ऑब्जेक्ट्स। यानी कि सेट को अब हम क्या कह रहे हैं, सेट को हम सिंपल सा इतना वर्ड कह रहे हैं, इज अ सेट ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि हम ऑब्जेक्ट्स को किसी एक, किस तरह से कह सकते हो, एक ग्रुप में रखते हैं तो उसे हम क्या कह सकते हैं, एक सेट। जैसे कि सबसे अच्छा सेट लेते हैं एग्जांपल्स के बिहाफ पे, जिससे कि आप सबके फ्रेंड्स, अब आपके जो फ्रेंड्स हैं, अगर हमने उनका क्या बना दिया, एक वेल डिफाइंड ग्रुप। सपोज 4 फ्रेंड है और चारों का हमने क्या बना दिया, एक वेल डिफाइंड ग्रुप, तो को क्या कहलाएगा, एक सेट कहलाएगा। सेट का मीनिंग आपको समझ में आया होगा। देखिए, फ्रेंड्स का हो सकता है, ऑड नंबर्स का सेट हो सकता है, वॉवेल्स का सेट हो सकता है, प्राइम नंबर्स का सेट हो सकता है, किसी चीज का सॉल्यूशन का सेट हो सकता है। आपको पहले ही समझना है सेट चैप्टर कहता क्या है और ये हमें सिखाता क्या है। ये सिर्फ इतना कहता है कि हमें ऑर्डर में रखनी है चीजें, एक पैटर्न में। ऑर्डर समझिए और या पैटर्न, एक स्पेसिफिक ऑर्डर या स्पेसिफिक पैटर्न में चीजों का अरेंजमेंट करना है, जिसे क्या कहलाया जाएगा, सेट। यानी कि ये नहीं कि इसमें आपके फ्रेंड्स भी हों, फैमिली मेंबर्स भी हों, और क्या कहते हैं, कोई और रिलेटिव्स भी हों, नहीं। सिर्फ फ्रेंड्स का ग्रुप होगा, रिलेटिव्स का ग्रुप होगा, इसी तरह से आपके ऑड नंबर्स का ग्रुप, वॉवेल्स का ग्रुप। अब इससे चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें देखिए, बहुत थॉटिकल चीजें हैं, ये आपको समझनी होगी। मैथ्स को ऐसे मत समझिए कि मैं आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करूंगा और आपकी एक्सरसाइज खत्म कर दी जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, फिर वो मैथ्स नहीं होती है, वो कुछ और ही होता है मेरे अकॉर्डिंग। तो देखिए, पहले आप समझिए, कुछ नंबर सिस्टम यूज करे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब वो नंबर सिस्टम्स की आपको रिप्रेजेंटेशन आनी चाहिए। अब नंबर सिस्टम्स जो यूज करे जाएंगे उनकी रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। एक एक करके सारे की बात करेंगे। एन एन यूज करा किसके लिए जाता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एन का किस लिए यूज होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। उसी अकॉर्डिंग जेड जेड किसके लिए यूज करा जाता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। नेचुरल नंबर का मीनिंग क्या हो गया, नेचुरल नंबर बेसिकली स्टार्ट होते हैं आपके 1 से 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अगर आप ये समझ लीजिए, अगर आपको इन्फिनिटी कोई चीज दिखानी हो ना, तो आप सिर्फ 3 डॉट लगाइए, तो इसका मतलब होता है वो कंटिन्यूअस है, आगे तक चलता जाएगा। इंटीजर्स का मीनिंग क्या होता है, 0 1 2 3 डॉट डॉट, -1 -2 -3 डॉट डॉट। मीनिंग क्या है, इंटीजर्स आपके नेगेटिव में भी जाएंगे इन्फिनिटी तक, इंटीजर्स आपके पॉजिटिव में भी जाएंगे, और इंटीजर्स क्या रहेंगे, 0 से 0 भी रहेगा। अब इसी में फिर स्टार्ट करते हैं हम। चलिए पहले इसमें इवन और ऑड बता देते हैं, थोड़ा सा ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें। देखिए, ये बेसिक है, आपको पता होगा, लेकिन फिर भी सुनिए। इवन और ऑड, एक चीज समझिएगा, इवन ऑड में
दो कंटिन्यूस इवन नंबर्स के बीच में क्या आएगा? अगर कंटिन्यूस की बात कर रहा हूं, सपोज दिस इज इवन नंबर और ये दिस इज ऑल्सो इवन नंबर, तो इसके बीच में हमेशा आएगा एक ऑड नंबर, और दो कंटिन्यूस ऑड नंबर्स के बीच में आएगा एक इवन नंबर। तो जरा देखिए यहां से ध्यान से, 3 क्या है आपका? ऑड नंबर है। 1 क्या है? ऑड नंबर। -1 ऑड नंबर। -3 ऑड नंबर। तो ये सारे नंबर्स क्या हो गए आपके? ऑड नंबर। उसी अकॉर्डिंग इवन नंबर्स क्या होते हैं? -2, 0 एंड 2। ये क्या हो गया आपके? इवन नंबर। और कंटिन्यूस चलते जाएंगे। मेन फोकस था मेरा आपको समझाने का इस 0 पे, क्योंकि कुछ बच्चों को यही नहीं पता होता 0 इज ए इवन और ऑड, कि 0 इवन है या ऑड है। 0 यहाँ पे आपका क्या पता लगा? 0 इज ए इवन नंबर, इज नॉट ए ऑड नंबर। फिर देखिए इसके आगे, फिर आता है आपके Q। Q रिप्रेजेंट करता है द सेट ऑफ रैशनल नंबर, द सेट ऑफ रैशनल नंबर। अब समझ लीजिए रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स की 2 फॉर्म बोली जाती हैं, समझिएगा ध्यान से। फॉर्म्स हैं क्या? रैशनल नंबर बेसिकली है आपका, सिंपल वर्ड्स में बता रहे हैं अभी, P अपॉन Q फॉर्म में, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0। लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। देखिए कि ये बेसिक कंसेप्ट है, वैसे 9th क्लास का ये एक और पैटर्न समझिए, ये बिल्कुल बस सही है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस को आप P अपॉन Q की फॉर्मेट में नहीं कर सकते हो। जैसे कि आप ये देखिए, रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी टर्मिनेटिंग। अब रिपीटिंग का मतलब क्या होता है? जो नंबर रिपीट हो, जैसे कि 0.3333 सेम नंबर्स रिपीट हो रहा है। और रिपीटिंग्स में क्या ले सकते हो? 0.313131, ये आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है, 31। इस तरह से अगर ये रिपीट हो रहा है एक पैटर्न, तो क्या है? रैशनल नंबर। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? जो नंबर आपका पूरा कट जाए, जैसे कि 2.35416, सपोज यहाँ पे आके पूरा नंबर कट रहा है कोई एक, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। तो 3 पैटर्न है, P अपॉन Q, रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग, उसे क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। फिर आता है आपका इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं T से। ये क्या है? द सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। अब देखिए द सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स के समझिए, इसको P अपॉन Q की फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता। इसमें कहा था रिपीटिंग, ये होते हैं नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग कहा था, ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन रिपीटिंग का और नॉन टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या है? एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं, पाई। ये बताइए पाई रैशनल है या इर्रेशनल है? अगर हम पाई की वैल्यू ये देखें 22/7, तो हम इसे कहेंगे रैशनल है, क्योंकि P अपॉन Q के फॉर्मेट में। लेकिन अगर हम एक्चुअल पाई की वैल्यू देखें, याद रखिएगा पाई की एक्चुअल वैल्यू 22/7 नहीं होती, दिस इज अप्रॉक्स वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू होती है 3.14, और इसके बाद भी ये डिजिट कंटिन्यूस चलती जाती है डिफरेंट पैटर्न में। डिफरेंट यानी कि 1 4 के बाद 5 6 हो सकता है, 7 6 हो सकता है, 8 9 5 1 3 1 4 6 8 9, यानी कि एक डिसऑर्डर पैटर्न में। तो जिसकी वजह से ये क्या हो गया? नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट नहीं करता। तो देखिए 3.14 इस तरह का जो एक्चुअल वैल्यू है, ये है अप्रॉक्स वैल्यू और ये है एक्चुअल वैल्यू। तो ये एक्चुअल वैल्यू होती है इर्रेशनल और अप्रॉक्स वैल्यू होती है रैशनल। ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए याद रखिए कि मैं
क्लियर थोड़ा सा बताने की दोबारा से कोशिश कर रहा हूँ आपको, जिससे कि अच्छी तरह से समझ में आए कि पाई की 22.7 वैल्यू नहीं होती एग्जैक्ट, ये अप्रॉक्स वैल्यू होती है जिसे हम कहते हैं रैशनल नंबर है। लेकिन पाई की एक्चुअल वैल्यू जो 3.14 और आगे भी काफी डिजिट्स होती हैं, ये ना ही टर्मिनेट होता कभी और ना ही रिपीट होता। तो ये क्या है, इर्रेशनल। तो एक्चुअल वैल्यू ये है, तो आप कहोगे पाई इज ए इर्रेशनल, ना कि रैशनल, क्योंकि ये अप्रॉक्स वैल्यू है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या? नॉन टर्मिनेटिंग का मीनिंग यही था, यानी कि जो डिजिट कटे नहीं। मीनिंग क्या है? 3.562199345 7 8 9, यानी कि कंटिन्यूस चलती रहे और कोई एक ऑर्डर पैटर्न में नहीं आए, तो वो क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग, और जिसे क्या कहते हैं हम, इर्रेशनल नंबर। इसके बाद फिर इन दोनों नंबर्स को मिला के एक नया नंबर्स बनता है जिसे बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर को रिप्रेजेंट करा जाता है आर से। इसमें क्या होता है ये समझिए, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। मीनिंग क्या है इसका? ये तो रिप्रेजेंटेशन होगी, ऑल रियल नंबर, यानी कि आप ये समझ लीजिए इसके अंदर आ गए आपके रैशनल यानी कि Q प्लस इर्रेशनल यानी कि T। याद रखिएगा, इर्रेशनल का सिंबल होता है T, और ये स्टैंडर्ड सिंबल से आपको यही यूज करने होंगे, आप अपने मन से कुछ भी नहीं यूज कर सकते। T तो यानी कि जितने भी नंबर्स होते हैं आपके, नेगेटिव के, पॉजिटिव के, डिवाइड में, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, सारे ही नंबर्स क्या हैं, आपके रियल नंबर्स हैं। अब देखिए इन्हीं नंबर्स को जो आपने पढ़ा है, इन्हीं के ऊपर अगर आप ऐसे साइन लगाते हो Z प्लस, तो सिर्फ ये रिप्रेजेंट करेगा द सेट ऑफ ओनली पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेगा। क्या कहते हैं, इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं, तो नहीं, अब नेगेटिव नहीं सिर्फ पॉजिटिव लिए जाएंगे। अगर Q प्लस कर दिया तो द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, T प्लस कर दिया तो द सेट ऑफ पॉजिटिव इर्रेशनल नंबर। ये प्लस साइन ऑलवेज रिप्रेजेंट करेगा सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को, और सिंपल साइन होता है तो क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए फिर से दोबारा से आते हैं हम सेट पे। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। अब इनको रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं क्या, उनको समझिए। पहला पैटर्न बोलते हैं रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। दोनों का मीनिंग एक ही है, बस नेम अलग है। ये होगी फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म होती है इनकी सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए इसके बारे में हम थोड़ा अभी बाद में बात करेंगे, लेकिन इनको दिखाने के लिए हमें चाहिए होती है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट्स के बारे में समझिए, ब्रैकेट्स क्या होती है। देखिए ये रोस्टर और सेट बिल्डर जो फॉर्म दे रखी है हमें, ये कोई सेट का टाइप नहीं है, ये सेट को रिप्रेजेंट करने के टाइप है। यानी कि हमें रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, यानी कि आप कह सकते हो मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। मेथड और रिप्रेजेंटिंग सेट, यानी कि सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके दे रखे हैं हमें, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। लेकिन उससे पहले हमें आपको कुछ समझना होगा ब्रैकेट्स के बारे में। देखिए आप अगर ये सोच रहे हो कि ये मैथ की क्लास है और इसमें सिर्फ थ्योरी चल रही है, ऐसा नहीं है। आपके क्वेश्चंस भी होंगे, लेकिन आपको पता होगा कि अगर आपने लॉजिक्स या थ्योरी थॉटिकल पॉइंट्स को अगर नहीं समझा तो क्वेश्चंस आप रटोगे, और मैथ्स में रटिफिकेशन बिल्कुल नहीं चलने वाला है। ब्रैकेट्स हैं आपकी बेसिकली 4 टाइप्स की। अब ये देखिए ब्रैकेट्स होती कौन कौन सी है। पहली सिंपल ब्रैकेट, इसे बोलते हैं बार। दूसरी ब्रैकेट जिसे हम काफी नेम से यूज करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट।
स्मॉल ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, एक नेम और होता है इसका पैराथिंसिस। थोड़ी सी गलती हो रही होगी शायद मुझसे, लेकिन ये पैराथिंसिस कोई नहीं, मेन ये यूज करे जाते हैं स्मॉल ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट जिस सॉरी अभी तो लिखा ही नहीं, अच्छी तरह से बनाते हैं क्योंकि आपको फिर पता नहीं चलेगा। इस तरह की ब्रैकेट को जिसे बोलते हैं हम करली ब्रैकेट। इसका एक और नेम है ब्रेसेस, और एक फाइनल ब्रैकेट जिसे बोलते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट। देखिए ब्रैकेट्स की स्पेलिंग गलत हो गई है, सही कर देते हैं, आप भी सही कर लीजिएगा। हाँ, लेकिन हमें जो सिर्फ पढ़नी है वो पढ़ना है थर्ड पॉइंट और एक सेकंड पॉइंट, यानी कि राउंड ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, जो भी कहें आप इसे, और ये करली ब्रैकेट या ब्रेसेस। क्योंकि आपको रिप्रेजेंट करने के लिए जो सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म है सेट के लिए, तो उसमें खास यूज होता है इस ब्रेसेस का, यानी कि करली ब्रैकेट का, और इस ब्रैकेट का भी यूज होता है जिसे बोलते हैं स्मॉल या राउंड ब्रैकेट। तो चलिए सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म पे स्टार्टिंग करते हैं। पहले समझते हैं रोस्टर फॉर्म। अब देखिए रोस्टर फॉर्म को लिखने का तरीका क्या है, मैं एक एक पॉइंट करके आपको बताता जाऊंगा और समझने की कोशिश करिएगा इसे। पहला पॉइंट है कि अगर आपको एक नंबर दिया जाए, सपोज ऐसे बोला जाए द सेट ऑफ इवन नंबर एंड लेस देन 10, इवन नंबर सॉरी पॉजिटिव इवन नंबर, तो हम कौन सी ब्रैकेट यूज करेंगे? करली ब्रैकेट, जिसमें आएगा 2, 4, 6, 8। लेस देन 10 का है तो यहाँ पे ये खत्म हो गया। तो ये है रिप्रेजेंटेशन रोस्टर फॉर्म के लिए, जिसे एक टैबुलर फॉर्म भी कह सकते हो, लेकिन रोस्टर फॉर्म ज्यादा होता है। अब देखिए ये आपने रिप्रेजेंट करा, यानी कि हर एक नंबर्स को लिखने के बाद एक कॉमा लगेगा और वो ब्रैकेट के अंदर आएगा। कौन सी ब्रैकेट? करली ब्रैकेट। अगर आप करली ब्रैकेट नहीं लगाते हैं या कॉमास को नहीं यूज करते हैं तो याद से समझना, ध्यान से समझिएगा कि गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके इस चैप्टर में रिप्रेजेंटेशन ही सिखाया जा रहा है ज्यादा मेन। ये होगी रोस्टर फॉर्म। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसमें सिर्फ इसी वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप ले लीजिए वॉवेल्स को, तो क्या हो गया? ए, ई, आई, ओ, यू, ये हो गए वॉवेल्स। अगर ये तो थे फाइनाइट, अगर सपोज इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट का मीनिंग हम ऑड नंबर, जैसे हमने इवन नंबर लिए लेस देन 10, अगर हम इवन नंबर्स ले रहे हैं इनफाइनाइट पॉजिटिव इवन नंबर, तो 2, 4, 6, 8, इसके बाद आप सिर्फ 3 डॉट्स लगा दीजिए, तो 3 डॉट्स रिप्रेजेंट करता है कि ये सीरीज जा रही है आपकी इनफाइनाइटली, यानी कि इसमें अनकाउंटेबल नंबर्स हैं। तो याद रखिएगा इसमें अनकाउंटेबल नंबर्स भी हो सकते हैं। और एक और चीज, अगर आपका कोई भी पैटर्न नहीं है, कोई भी पैटर्न नहीं है मतलब भाई हमारे पास सपोज रुपीस की बात हो रही है, फर्स्ट डे हमें मिले 3 रुपीज, फिर मिले 1 रुपीज, फिर मिले 10 रुपीज, फिर मिले 5 रुपीज, तो आप इस पैटर्न में भी लिख सकते हो। मीनिंग ये है कि हमें रुपीज मिले हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, हम आगे नहीं लिख सकते पीछे नहीं लिख सकते, ऐसा कुछ नहीं है। सपोज एक और चीज, नेक्स्ट डे भी फिर आपको 5 रुपीज मिले, ठीक है, तो ये आपका जो फॉर्म है ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि सेट में, रोस्टर सेट में और स्पेसिफिकली रोस्टर फॉर्म में कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होता। तो रिपीट नहीं होने का मतलब क्या? आप 3, 1, 10 और 5 को सिर्फ 1 टाइम ही लिखोगे करली ब्रैकेट के अंदर, 2 टाइम्स नहीं लिखोगे। 3 टाइम्स हो, 5 टाइम्स हो, 6 टाइम्स हो, कोई भी डिजिट हो और सेम डिजिट हो तो उसको सिर्फ लिखा जाता है एक बार।
ये था आपका रोस्टर फॉर्म के लिए। और कुछ वर्ड्स हैं, अब इसकी बात करते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म की। सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा। आपकी रोस्टर फॉर्म सबसे एक इजी फॉर्म है, क्योंकि वहां पे आपको कुछ सोचना नहीं, मतलब सोचना तो है ऑब्वियसली, लेकिन एक लिखने के पैटर्न्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में आपको काफी चीजें ध्यान देनी होंगी। पहले तो आप कुछ वर्ड्स को समझिए, ये है क्या और किस तरह से लिखे जाएंगे। पहले आपको एक सिंबल के बारे में पता होना चाहिए, इसे बोलते हैं कोलन। कोलन क्या है? ये दो डॉट्स। कोलन क्या है? सिंपली ये दो डॉट्स। इन डॉट्स को ही क्या बोलते हैं हम? कोलन। अब देखिए मैं एक सेट लिख रहा हूं, सेट बिल्डर फॉर्म, जिसे रिप्रेजेंट करा है मैंने वी से, इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स कॉलन एक्स is a vowel in English alphabet. लेकिन x कोलन x पढ़ते ऐसे नहीं है, ये मीनिंग है। ये मीनिंग क्या है? इस ब्रैकेट्स का मेन नाम क्या है? कोलन। लेकिन ये नहीं कि आप इसे पढ़ोगे इस तरह से, इसे पढ़ा जाता है। देखिए मतलब बोला कैसे जाएगा? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डेट, यानी कि जो ये है इसे जो रीड करा जाता है मैथ्स में, यहाँ पे वो यूज करा जाता है सच डेट की तरह। यानी कि क्या हो गया? द सेट ऑफ एक्स सच डेट एक्स इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। यानी कि आप इसे रीड कैसे करोगे? एक सिंपल वर्ड्स में सच डेट, लेकिन ये है क्या? कोलन। तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म और भी देखेंगे। अब आते हैं हम, ये इंट्रो था इस पूरे चैप्टर का। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे, और बाकी सारी कुछ चीजें अगर आपकी कुछ छोटी चीजें बच्चों रही होंगी तो गारंटी वो आपके क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएंगी। हम पहली एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.1। इस चीज को याद रख के समझना, ये चैप्टर्स आपके लिए मेन बहुत है। ये मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा मेन है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि हमेशा आगे तक के लिए यूज रहेगा। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, एक्सरसाइज 1.1, इसमें दे क्या रखा है? इसमें सिंपली दिया है विच ऑफ द फ्लोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। यानी कि जो हमें स्टेटमेंट दी गई होंगी, हमें बस ये बताना है कि ये सेट है या सेट नहीं है। अब देखिए सेट है या नहीं, इसके लिए एक चीज समझिएगा, सेट का मतलब क्या है। ये तो मैंने आपको बता दिया, एक स्पेसिफिक या पैटर्न, जिसमें पैटर्न हो ऑब्जेक्ट्स का, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, उसे हम सेट कहेंगे। लेकिन सेट की एक खासियत है। खासियत क्या है? सेट इज नॉट वेरी VARY वाला, नॉट वेरी पर्सन टू पर्सन। यानी कि ये इस तरह का सेट उसे कहेंगे हम जो वेरी ना करे पर्सन टू पर्सन। मीनिंग मेरे अकॉर्डिंग कुछ और हो जाए, आपके अकॉर्डिंग कुछ और हो जाए, तो यानी कि वो सेट नहीं कहलाया जाएगा। ये चीज काफी मेन है, इसको समझने की बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन सारे इस पर डिपेंड है। सेट है क्या? इज नॉट वेरी पर्सन टू पर्सन, इट इज ए यूनिवर्सल। मीनिंग क्या? मेरे अकॉर्डिंग भी वही रहे, आपके अकॉर्डिंग भी वही रहे, और किसी और के अकॉर्डिंग भी सेम वही चीज हो, जिसमें कोई चेंज नहीं आए। तो क्वेश्चन फर्स्ट की बात करते हैं, ये सेट है या नहीं। पहले क्वेश्चन में लिखा था कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर J। यानी कि हमें कलेक्शन ऑफ मंथ्स का बताना है, लेकिन जो किससे स्टार्ट हो रहे हो? J से। तो ये कर्ली ब्रैकेट यूज करोगे। अब कर्ली ब्रैकेट में ये बताइए मंथ्स आएंगे कौन कौन से? जून, जुलाई, जैसे कुछ और आता है कोई सा मंथ,
सिर्फ यही दो वर्ड्स आएंगे, तो हमने इसको लिख दिया कर्ली ब्रैकेट के अंदर। अब समझिए, जून और जुलाई मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ ये है, क्या आपके अकॉर्डिंग डिफरेंट है? नहीं। या किसी और के अकॉर्डिंग डिफरेंट होंगे? नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ये सेट है जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे, तो वो क्या है? सेट है। अगर इसमें मेरे अकॉर्डिंग दो वर्ड आ रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग तीन आते, किसी और के अकॉर्डिंग चार आते, तो यानी कि वो क्या होता? सेट नहीं होता। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन को समझना है तो आप बस बुक्स अपने पास रखिए, नोटबुक भी अपने पास रखिए, क्वेश्चंस को पढ़िए। क्या बोला गया है? चलिए लिख देते हैं। सॉरी, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया, यानी कि इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स के बारे में बात करनी है। अब बताइए, मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है कि देखिए, राइटर्स आपको अपने 10th क्लास में काफी पढ़े होंगे, कुछ पोएम्स के, मान लीजिए किसी कबीरदास हो गए, वाल्मीकि हो गए, और भी बहुत सारे हैं, मुझे इतने याद नहीं राइटर्स के बारे में। लेकिन आपके अकॉर्डिंग हो सकता है, जैसे कि अभी लेटेस्ट है, नाम क्यों नहीं याद आ रहा मुझे, चलिए कोई नहीं, कोई एक राइटर लेते हैं, एक्स राइटर, जो आपको बहुत पसंद है और आपको लगता है बहुत टैलेंटेड राइटर है, लेकिन मुझे तो पसंद नहीं है, और मुझे लगता है टैलेंटेड नहीं है, क्योंकि ना ही मुझे इसकी पोएम और पोएट्री पसंद नहीं आती। तो मेरे अकॉर्डिंग टैलेंटेड राइटर क्या है? कोई और हो सकता है। आपके अकॉर्डिंग क्या है? कोई और हो सकता है। तो मीनिंग क्या है? कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का, जो कि क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। और वेरी करने का मतलब क्या हो गया? इट इज नॉट ए सेट। तो ये सेट नहीं है। सेट का मतलब होता है एक आपकी वो चीज जो वेरी ना करे। प्रेमचंद जी आपके अकॉर्डिंग मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हो सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग है, चलिए किसी और के अकॉर्डिंग नहीं है टैलेंटेड। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? एक्टर्स की बात समझिए, अगर मुझे राइटर्स की नेम ज्यादा याद नहीं है, एक्टर्स की बात समझिए। कुछ एक्टर्स आपको पसंद होंगे, कुछ मुझे पसंद, लेकिन जो आपको पसंद वो मुझे पसंद नहीं। तो मीनिंग क्या हो गया? वेरिएशन स्टार्ट हो गया। और वेरिएशन जैसे ही स्टार्ट होता है तो ये समझ लीजिएगा कि वो सेट नहीं कहलाया जाएगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, इसमें बोला गया है एक टीम, कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड। यहाँ तो इंडिया के याद नहीं, वर्ल्ड के बोल रहा है। चलिए, आपके अकॉर्डिंग हो सकता है कि आपको इंडिया के ज्यादा पसंद आए, जब बेशक बाहर की कंट्रीज के बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, बहुत ज्यादा अच्छे खेलते हो, लेकिन वो आपको फिर भी पसंद ना हो। या फिर आपको इंडियन टीम में ही कुछ बैट्समैन पसंद ना हो और आपको लगे कि अच्छे बैट्समैन नहीं है। तो मीनिंग क्या हो गया? जो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की लिस्ट है, तो ये क्या हो रही है? चेंज हो रही है। चेंज कैसे हो रही है? देखिए, यहाँ पे वेरिएशन क्यों है? यहाँ पे सिंपल सी चीजों को समझना बच्चों, कि यहाँ पे वेरिएशन इसलिए है कि किसी के अकॉर्डिंग कोई प्लेयर अच्छा हो सकता है, किसी को अकॉर्डिंग कोई दूसरा प्लेयर अच्छा हो सकता है। अब मान लीजिए सचिन हैं, तो वो किसी, अब चाहे वो अच्छा खेले या ना खेले, लेकिन कुछ लोगों के अकॉर्डिंग तो वो बेस्ट है, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों के अकॉर्डिंग वो बेस्ट ना हो। तो उसी तरीके से जो भी चीज आपकी चेंज होगी पर्सन टू पर्सन, आप इस स्टेटमेंट को ध्यान रखिए, विच थिंग्स या विच ऑब्जेक्ट या लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स आर चेंज पर्सन टू पर्सन, तो उसे हम सेट बिल्कुल नहीं कहने वाले। और जो फिक्स रहे, यानी कि जो चीजें मेरे अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग, तो वो क्या है? सेट है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं फिर से। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, the collection of
all boys in your, it is not set, ये द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब आपकी क्लासरूम में चाहे मुझे पता हो या ना पता हो, चाहे किसी और इंसान को पता हो या ना पता हो, लेकिन आपको पता है सपोज आपकी क्लासरूम में 15 बॉयज हैं, तो वो 15 ही रहेंगे। अगर मैं पता करना चाहता हूं तो ऐसा नहीं कि मैं पता करना चाहूंगा तो वो 15 से 16 हो जाएंगे, या एक कम हो जाएगा या एक ज्यादा हो जाएगा। तो फिक्स नंबर है आपकी क्लास में बॉयज का, कि अगर 15 बॉयज हैं तो वो 15 रहेंगे, चाहे कोई भी जाके चेक करे। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक सेट बिल्कुल कहलाया जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो ये भी एक सेट होगा, लेस देन नेचुरल नंबर 100, यानी कि आपके 1 से लेके कहां तक आएंगे नंबर्स, 99 तक, तो ये क्या है, बिल्कुल सेट है। इस तरह से अगर आप किसी को भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं तो समझ लीजिए वो तो सेट होगा ही होगा, जिससे हम लिख ना पाए वो दिक्कत है। उसके बाद एक कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब देखिए एक राइटर है मुंशी प्रेमचंद जी, अब इनके द्वारा कोई भी नॉवेल लिखी गई होंगी तो वो फिक्स होंगी। अगर मानते हैं, चलो मुझे नहीं पता कि कितनी नॉवेल्स लिखी गई हैं, अगर मैं सर्च करता हूँ और पता करता हूँ तो अगर 13 नॉवेल्स आती हैं, तो अगर आप करते हो और आपके अकॉर्डिंग भी वो 13 ही आएंगी, अगर आप कोई मिस्टेक नहीं करते हो काउंटिंग में या सर्च करने में, या मैं कोई मिस्टेक नहीं करता, यानी कि वो फिक्स है कि उन्होंने कितनी नॉवेल्स लिखी हैं। ऐसा नहीं है कि पर्सन टू पर्सन कोई कहे इन्होंने नहीं लिखी है उसने लिखी है, ऐसा नहीं रहेगा। उनके द्वारा लिखी गई सारी नॉवेल्स क्या है, फिक्स है, जिन्हें हम काउंट करके एक स्पेसिफिक नंबर दे सकते हैं, तो यानी कि वो वेरी नहीं कर रहा, वो फिक्स है। तो इसका मतलब ये क्या रहेगा, एक सेट कहलाया जाएगा। 6 क्वेश्चन पे आते हैं फिर। फिफ्थ छोड़ दिया गया हमने, नहीं ये फिफ्थ था, ये 6 था, अब तो आप 7 पे आना। 7 क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब देखिए इसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो 0 2 4 6 डॉट डॉट, अब -2 -4 -6 डॉट डॉट। अब देखिए कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स तो है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम बता नहीं पा रहे हैं तो इसकी ये सेट नहीं है, ये बिल्कुल सेट है, क्योंकि यहाँ पे पता है हमें 6 के बाद 8 10 12 14 इस तरह से ही बढ़ेगा, और आपके अकॉर्डिंग भी उसी अकॉर्डिंग इंक्रीज होगा, और इस सेम बिहाफ में डिक्रीज होगा, -8 -10 -12 -14 करके। तो ये क्या है कि स्पेसिफिक पैटर्न है जो किसी भी पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, तो ये भी क्या कहलाया जाएगा, एक सेट कहलाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। सपोज चैप्टर नहीं एक्सरसाइज लेते हैं, उस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है 6, तो आप देखिए मैं देखूँ या कोई और देखे, तो इस एक्सरसाइज में 6 ही क्वेश्चन रहेंगे, तो वो भी क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 8 वो भी क्या है, एक सेट है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, एक कलेक्शन, ये मेन चीज है, ये वाला क्वेश्चन 9 क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन वर्ल्ड। अब देखिए सबसे ज्यादा खतरनाक जो भी पशु होते हैं, एनिमल्स, सबसे ज्यादा खतरनाक जो भी एनिमल्स होते हैं उनकी लिस्ट बनानी है आपको। क्या आपके अकॉर्डिंग उस लिस्ट में ऐसा कोई एक एनिमल होगा जिस एनिमल से आपको डर लगता होगा, शायद मुझे ना लगता, या जिस एनिमल से मुझे डर लगता हो वो उससे आपको ना लगता हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि डेंजरस एनिमल की लिस्ट में भी चेंज है। कैसे चेंज है, जैसे कि एक सिंपल से वर्ड्स में समझाया जाए तो रेप्टाइल जिसमें आती है छिपकली आपकी, कुछ बच्चों को या कुछ लोगों को उससे डर लगता है, तो इसके लिए वो क्या है, डेंजरस एनिमल है। कुछ लोगों को नहीं लगता तो उनके लिए डेंजरस नहीं होगा।
कुछ लोगों को किसी और चीज से डर लगता होगा, तो ये क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है। तो वेरिएशन का मतलब क्या हो गया, तो यानी कि कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट ए सेट। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो अब आपको सेट का मीनिंग तो क्लियर हो गया होगा, सेट कहेंगे किसे और कब। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक सेट दे रखा है जिसके अंदर है 1 2 4 5 6 और ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट। अब उससे पहले आप चीज समझिए कुछ, क्योंकि मैंने आपको कुछ छोड़ दिया था। मैंने कहा था कुछ छोटी मोटी चीजें रह जाएंगी तो वो हम चैप्टर के साथ में बताएंगे। बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। अब देखिए, बिलोंग्स टू और ये सिंबल कट, सेम वही सिंबल और एक कट, यानी कि एक चीज दूसरे का पार्ट है तो वो बिलोंग्स है। अगर कोई एक चीज किसी दूसरे का पार्ट नहीं है तो वो क्या है, नॉट बिलोंग्स। तो यहाँ पे फैमिली को समझिए क्या, ए सेट, ठीक है। और यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, मैं आपके लिए वो क्वेश्चंस लिखता हूँ। 5 फिलिंग द ब्लैंक्स है, फिर ए है, फिर सेम भी यहाँ पे 8 फिलिंग द ब्लैंक्स ए है, 0 फिलिंग द ब्लैंक्स ए, 4। मीनिंग इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें फिल करना है और बताना है कि ये बिलोंग्स है या नॉट बिलोंग्स। तो आप देखिए ध्यान से, 5 बिलोंग्स, 5 ए के अंदर है तो बिल्कुल है, तो इसका मतलब ये है बिलोंग्स। 8 ए के अंदर है नहीं, तो ये क्या है, नॉट बिलोंग्स। 0 ए के अंदर है नहीं, तो ये क्या है, नॉट बिलोंग्स। बिलोंग्स का साइन देन कट, इंक्लाइंड वे में कट कर दीजिए, वर्टिकल वे में और हॉरिजॉन्टल वे में नहीं, इंक्लाइंड वे में। 4 सेट ए का पार्ट है तो यानी कि बिलोंग्स। 2 सेट ए का पार्ट है, बिलोंग्स। 10 सेट ए का पार्ट नहीं है यानी कि नॉट बिलोंग्स। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। काफी इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो समझिएगा। यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है, राइट द फ्लोइंग सेट इन रास्टर फॉर्म, यानी कि आपको कुछ सेट दे रखे हैं और उन्हें किस फॉर्म में लिखना है, रास्टर फॉर्म में। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं ए, तो जिसमें क्या है, एक्स सच दैट एक्स। मैंने कहा था इसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे, एक्स सच दैट एक्स, यानी कि इसे कोलन ना बोल के सच दैट बोलेंगे। इज एन इंटीजर, is an integer and -3 less than and equal to x and less than 7 ब्रैकेट क्लोज। ये है आपकी, पहले समझिए रास्टर फॉर्म। ये बताना क्या चाहता है, नंबर्स होगा आपका x, लेकिन x क्या है, एक इंटीजर है, और क्या है वो x -3 से बड़ा या उसके बराबर और 7 से छोटा है, और हमेशा किसमें लिखना है, रास्टर फॉर्म में। तो कर्ली ब्रैकेट x -3 के बराबर भी है तो -3, -3 से बड़ा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, लेस देन से, और ब्रैकेट क्लोज। तो ब्रैकेट क्लोज होते ही क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गई आपकी रोस्टर फॉर्म। याद रखिएगा रोस्टर फॉर्म में आपकी स्टेटमेंट नहीं आती, रोस्टर फॉर्म में आती है सिर्फ डिजिट्स। सेट बिल्डर फॉर्म में आती है आपकी स्टेटमेंट्स। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें दे रखा है बी कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी कि x है क्या, पहली चीज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, कहां से, 1 से, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 चलते जाएंगे। लेकिन अब कंडीशंस क्या आ गई, लेस देन 6। 1 से तो स्टार्ट करोगे, 2 करोगे, 3 4 5 और 5 के बाद रुक जाओगे। तो ये क्या हो गया आपका, सेट हो गया नेचुरल नंबर लेस देन 6। थर्ड क्वेश्चन देखिए,
थर्ड क्वेश्चन में क्या है, सी एक सेट है, कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज ए टू डिजिट number and such that the sum of its digit is 8। यानी कि एक ऐसा सेट है 2 डिजिट्स का, यानी कि इसमें है क्या, 2 डिजिट नंबर्स हैं जिसका सम क्या हो, 8 हो। तो आप कैसे लिखोगे, यानी कि 2 डिजिट, 1 डिजिट नहीं, याद रखिएगा 2 डिजिट। तो ये हो गया 1 7 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1। और कोई 2 डिजिट नंबर, यस बिल्कुल है 8 0। तो क्या 0 8 2 डिजिट है, नहीं, ये 1 डिजिट ही है, लेकिन 8 0 2 डिजिट नंबर है, खास चीज ये थी। तो यानी कि इनका सम कितना है सबका, 8, और वही क्या है आपका रोस्टर फॉर्म। देखिए अब बात करते हैं इसी में क्वेश्चन 4 की। इसमें है आपके कितने क्वेश्चन, 6। थर्ड में 4 में दे रखा है d इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। x क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, जो कि 60 को डिवाइड भी करता है प्राइम नंबर। पहले तो प्राइम नंबर समझते हैं होते क्या। देखिए प्राइम नंबर्स मीनिंग क्या है, जो 1 से कटे और अपने आप से। दोज नंबर विच इज ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, जो अपने आप से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं। लेकिन ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, एक कंडीशन है, एंड मोर देन 1। तो मीनिंग क्या है, दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ एंड ग्रेटर देन बाय 1, यानी कि ग्रेटर देन 1, यानी कि जो 1 से ज्यादा हो, यानी कि 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो 1 प्राइम नंबर नहीं है, ये 1 से कट ही रहा और अपने आप में ये खुद 1 है, तो ये प्राइम नंबर होना चाहिए, नहीं। एक चीज और होती है कि 1 से ज्यादा हो। तो प्राइम नंबर स्टार्ट होंगे आपके 2 3 5 7 11 13 17 19 चलते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो बोला गया है, ऐसे नंबर प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड करते हैं, 2 करेगा बिल्कुल तो है, 3 करेगा बिल्कुल है, 5 कर देगा 60 को डिवाइड। क्या कोई और कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो मीनिंग क्या हो गया, ये होगी इसकी रोस्टर फॉर्म। तो फिफ्थ और देखते हैं, इसमें फिफ्थ में क्या दे रखा है। देखिए फिफ्थ में सिंपल लिखा है E इक्वल टू द सेट ऑफ the set of all letters in word trigonometry, trigonometry। ट्रिग्नोमेट्री को हमें लिखना है किसमें, रोस्टर फॉर्म में। तो याद रखिए हम किसी भी वर्ड को भी रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा था कोई भी अल्फाबेट या कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होता, और 2 डिजिट या 2 अल्फाबेट या 2 नेम या 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में कॉमा का साइन होगा। तो यह है कर्ली ब्रैकेट। देखिए इस तरह से नहीं है, आप बार बार मैं थोड़ा सा गलत बना देता हूँ, ये मेन इस तरह से है कर्ली ब्रैकेट। तो टी लिखा जाएगा कॉमा, आर लिख दिया हमने कॉमा, आई लिखा कॉमा, जी लिखा कॉमा, ओ लिखा कॉमा, एन लिखा कॉमा, फिर ओ लिखेंगे, नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार लिख चुके हैं। फिर एम लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। ई लिखेंगे,
बिल्कुल दिस इज m। t लिखेंगे नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले आ चुका है। r लिखेंगे नहीं क्योंकि पहले आ चुका है, तो y लिखेंगे। तो ये क्या होगी, रोस्टर फॉर्म। मीनिंग जो अल्फाबेट आपके रिपीट हो रहे थे हमने उनको रिपीट नहीं करा, किसमें, रोस्टर फॉर्म में। अब इसके बाद है आपका एक क्लास इसमें 6, फिर क्वेश्चन 4 पे आएंगे। द वर्ड ऑफ लेटर, मीनिंग सेम ही क्वेश्चन है, उसको भी लिखना है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या करना है, राइट द फ्लोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। यानी कि जितने भी क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत, उन सबको हमें किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। पहला क्वेश्चन है 3, 6, 9, 12। अब देखिए इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करा जाएगा। सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए आपने क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया था, लेकिन अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 4। जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको इसका एक पैटर्न समझना होगा। ये पैटर्न क्या है, 3, 6, 9, 12। बेसिकली आपको ये 3 का टेबल लग रहा है, तो हम लिख सकते हैं curly bracket x such that x is a multiple of 3। तो देखिए 3 का मल्टीपल मीनिंग क्या हो गया, 3, 6, 9, 12। लेकिन x लेस देन एंड इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। और एक और चीज, ये तो आपने सिर्फ x बताया क्या होगा x, लेकिन अब ये मल्टीपल इंटीजर्स में है, किस में है, x क्या है, और x बिलोंग्स टू, आप क्या लिख सकते हो, नेचुरल नंबर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हर एक चीज स्पेसिफाई करनी होगी। इसको पता आप एक दूसरे पैटर्न में भी लिख सकते हो। देखिए x सच दैट, किस तरह से और दूसरे पैटर्न में आपको लिख के दिखाया जाए, हाँ, x सच दैट x इक्वल टू 3n, बिल्कुल ये सही रहेगा। और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n लेस देन इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये भी एक पैटर्न है। यानी कि ये जो स्टेटमेंट थी इसे मल्टीपल ऑफ 3 यहाँ पे कैसे लिख दिया, मैथमेटिकल्स पे। ये भी लेकिन कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे क्योंकि इस फॉर्म में आपको काफी इजी पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, उस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2, 4, 8 है, 16, 32। अब देखिए यहाँ पे किस तरह से हो रहा है, टेबल तो है नहीं, लेकिन आपको दिख रहा होगा 2 की पावर 1 करेंगे 2 होता है, 2 की पावर 2 करते हैं 4 होता है, 2 की पावर 3 करते हैं 8 होता है, 2 की पावर 4 करते हैं तो 16 होता है, 5 करते हैं तो 32 होता है। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, x सच दैट x इक्वल टू 2 टू द पावर n, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि n लेस देन इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये भी हो गया एक। देखिए यहाँ पे 1 धरोगे आप 2 आएगा, 2 धरोगे 3 आएगा, सॉरी 2 धरोगे 4 आएगा, 3 धरोगे 8 आएगा, 4 धरोगे 16 आएगा, 5 धरोगे 32 आएगा। ये बता दिया हमें। आपको ये बताना पड़ेगा नेचुरल नंबर है और ये कहां से कहां तक लाई कर रहा है। और इस साइन का मतलब है 5 भी होगा 5 से कम होगा, इस साइन का मीनिंग है 1 भी होगा 1 से ज्यादा भी होगा। थर्ड क्वेश्चन को और देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 5, 25, 125, 625। आपको सबसे पहले ये समझना होगा ये मल्टीपल में है, पावर्स में है, किस तरह से दे रखा है। तो यहाँ पे आपको साफ ही दिख रहा होगा क्वेश्चंस, 5 की पावर 1 5 होता है, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 कितना हो गया 625, 625। तो देखिए x सच दैट x इक्वल टू 5 टू द पावर n, और n बिलोंग्स है आपका नेचुरल नंबर्स में 1, 2, 3, 4, यानी कि n की वैल्यू क्या रहेंगी, लेस देन इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये हो गया आपका, काफी इजी है, कोई टफ नहीं है। आप इस तरह से भी लिख सकते हो लैंग्वेज में भी, लेकिन ये मैथमेटिकल्स पे ज्यादा सहूलियत रहेगी आपके लिए। और फिर फोर्थ क्वेश्चन सेम फर्स्ट की तरह है, 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट ये चलता जाना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, x सच दैट x इक्वल टू 2 का ही तो मल्टीपल है, तो 2n, और n बिलोंग्स टू
नेचुरल नंबर, क्योंकि कहां से स्टार्ट है, 1 से, और चलता जाना है। तो इसका मतलब क्या, अब हम ये नहीं बताएंगे कि n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी कहां खत्म होगी, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज है। क्योंकि नेचुरल नंबर बोल दिया था, नेचुरल नंबर स्टार्ट ही कहां से होते हैं, 1 से। तो 1 करोगे तो 2 हो जाएगा, 2 पुट करोगे 4 होगा, 3 पुट करोगे 6 होगा। सेम भी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें 1 4 9 डॉट डॉट 100, ये आपको साफ दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। देखिए कैसे, 1 की पावर 1, 1 की और 2 की पावर 2, 4, 3 की पावर 2 कितना हो गया 9, उसी तरीके से 10 की पावर 2 कितना हो जाएगा 100। तो क्या कर सकते हो, x सच दैट x इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे हम नीचे का बेस नहीं बदल रहे, सॉरी ऊपर नहीं, पावर्स नहीं बदल रहे, पावर वही है, n की पावर 2, 1 2 धरा 4 3 धरा 9, ऊपर 2 ही रहेगा। तो n किससे बिलोंग्स करेगा, यहाँ भी आपका नेचुरल नंबर, लेकिन ये वैल्यू कहां से कहां तक रहेगी n की, 10 या 10 से कम, या फिर 1 या 1 से ज्यादा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फ्लोइंग। लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फ्लोइंग का मीनिंग क्या हो गया, इसका सिंपल मीनिंग भी वही हो गया कि आपको यहाँ पे एक रोस्टर फॉर्म दे रखी है, तो आपको किस में लिखना है, सेट फिल्टर फॉर्म में ही लिखना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर। आपको पता है और -1 भी तो होता है, -3 भी ऑड होता है, लेकिन नेचुरल क्या रहते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, 1 3 ऑड बोला गया है, 3 5 7 9, ये बताया नहीं गया कहां तक है, तो मीनिंग क्या रहेगा, डॉट डॉट ब्रैकेट क्लोज। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, b इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, x such that x is a natural number लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं लेकिन 6 से कम, तो क्या क्या आएंगे, 1 2 3 4 5, 6 नहीं आएगा क्योंकि लेस देन 6 बोला है। अगर ये लेस देन एंड इक्वल टू बोलता तो 6 भी आता, क्योंकि साथ के साथ वो इक्वल टू भी था। थर्ड क्वेश्चन इसी में, सॉरी, थर्ड क्वेश्चन में है c इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर। क्वेश्चन नंबर कोई छूट गया क्या, हाँ हमसे एक क्वेश्चन नंबर छूट गया है, हमने कौन सा कर दिया बच्चों, हाँ ये एक्स्ट्रा, पता नहीं एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर दिया, ये थर्ड का क्वेश्चन था, कोई नहीं, चलिए सेकंड क्वेश्चन को दोबारा कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका b इक्वल टू x such that x is an integer is an integer 1/2 greater than less than x and 9/2। अब देखिए इसमें इंटीजर्स कहा गया है, इंटीजर्स आपको पता है पॉइंट्स में नहीं आती, इसका मतलब क्या 0.5, इसका मतलब क्या है 4.5, तो इसके बीच में इंटीजर्स बताइए आप खुद ही क्या होंगे। इसके बाद क्या आता है आपका 0 आता है, फिर 1 2 3 4, क्योंकि इससे आगे तो जाना नहीं है, और 4.5 से नीचे तो 4 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ये 3 नहीं, कौन सा हुआ था, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड, जिसमें बोला गया c x such that x is an integer, और साथ में दिया x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। अब देखिए x इंटीजर है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू भी नेगेटिव वैल्यू भी है, लेकिन उसका स्क्वायर करके ऑलवेज क्या रहना चाहिए है 4 से कम। तो देखिए -0, इंटीजर में 0 आता ही है, बिल्कुल आएगा ही, 0 1 0 का स्क्वायर कम है, 1 1 का 4 से कम है, 2 का स्क्वायर 4 या 4 के बराबर है, लेकिन 3 धरा तो कितना हो गया 9, 9 नहीं लेंगे, यानी कि यहाँ पे खत्म हो गया। नेगेटिव में कहां तक जाएंगे, -1 एंड -2, बस।
फोर्थ देखिए, फोर्थ में दे रखा है एक वर्ड लॉयल, इसको सेट में लिखना है। तो आपको पता है L, O, Y, A, L को फिर नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि रिपीट नहीं होता है। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 कुछ नहीं है इसमें। इसमें वो क्वेश्चन 5 में बोला गया मंथ बताने हैं जिनमें 35 डेज नहीं होते, उसे रोस्टर फॉर्म में लिख दीजिएगा। उसमें के बाद 6 क्वेश्चन में बोला गया है इसने कॉन्स्टेंट्स बतानी है इंग्लिश अल्फाबेट के जो के से पहले की हो, विच प्रीसीड्स के, यानी कि के से पहले की सारी कॉन्स्टेंट्स वो बता सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अब, मैच द फ्लोइंग। अब देखिए मैच द फ्लोइंग में कोई बड़ा इशू नहीं है, हम मैच द फ्लोइंग नहीं कर रहे, यानी कि हम लेफ्ट हैंड साइड के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है हमें रोस्टर फॉर्म, हम राइट हैंड साइड के सारे सॉल्व कर देते हैं। तो आपको पता लग जाएगा किसको किससे मैच करना है। ए पार्ट में है, डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूं बच्चे, x such that x is a prime number and divisor of 6। दे क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 का है ये पार्ट। इसमें सिंपली बोला गया है कि आपका प्राइम नंबर है और डिवाइजर ऑफ, जो प्राइम नंबर किसको डिवाइड कर दे, 6 को। तो देखिए प्राइम नंबर स्टेप बता रखा हमने आपको पहले ही, प्राइम नंबर क्या होते हैं, 1 से बड़े होते हैं और अपने आप से जो डिवाइड हो जाए और 1 से डिवाइड हो। तो क्या नंबर्स होंगे और जो 6 को भी काट सके, ओनली 2, 3, क्योंकि आप 5 को नहीं लोगे, 7 को नहीं लोगे, क्योंकि वो 6 को डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसका ये हो गया। बी में क्या दे रखा है, ऑड नंबर लेस देन 10। तो ऑड नंबर लेस देन 10 आपको पता है, हाँ ऑड नंबर्स बोला गया इसने लेस देन 10 के लिए। तो क्या हो जाएंगे, 1, 2, 3, सॉरी 1, 2, 3 क्यों लिख रहा हूं मैं, ऑड नेचुरल नंबर है और वो भी लेस देन। तो ऑड मीनिंग 1, 3, 5, 7 और 5, 7, 8 नहीं होगा, 9। तो ये हो गया ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 9। उसके बाद सी में बोला गया है आपको करना है नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6। तो नेचुरल नंबर तो क्या कौन सा नेचुरल नंबर हो सकते हैं, 6 को 1 काट देता है, 2 भी डिवाइड कर देता है, 3 भी, 4 नहीं, 5 नहीं, 6, बस यही रहेगा। और लास्ट में एक मैथमेटिक्स करके वर्ड दे रखा है, उसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपकी 1.1 एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। इसके कंप्लीट होने के साथ साथ आपको इसके बेसिक कंसेप्ट, रोस्टर, सेट बिल्डर फॉर्म्स अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए हैं तो वीडियो को प्लीज दोबारा से रिवाइंड देखिए, दोबारा प्ले करिए और टॉपिक्स को समझने की कोशिश करिए। इसके बाद आएगा ये आपका फर्स्ट पार्ट था, इसके बाद आएगा आपका सेकंड यानी कि 1.2 एक्सरसाइज, और 1.2 एक्सरसाइज भी मेन है। ओके, थैंक यू सो मच और पढ़ते रहिए आप लोग ध्यान से।